नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज फिर से ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को लेकर के सामने हैं और आज का मॉक टेस्ट है साथियों, ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट है 4। और यहाँ पे हम जो थ्योरी क्लास पढ़े थे उन थ्योरी क्लास के अलावा हम अब प्रैक्टिस सेशन को भी करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उन सब टॉपिकों से एग्जाम में आ सकते हैं और यही प्रयास है, इसी सबसे क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में लाया जा रहा है। जो भी टॉपिक पढ़ाया गया थ्योरी सेशन में वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है और वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कुछ वहाँ से थ्योरी क्लास जो पढ़ाए थे वहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस तरह से भी आपकी पास क्वेश्चन का एक बैंक हो जाए, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको घबराहट किसी भी तरह का न हो। साथियों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किए जाने पर, लाइक किए जाने पर, सब्सक्राइब किए जाने पर मनोबल हम लोगों का ऊंचा बढ़ता है और इसी तरह से हम नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। साथियों, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? किस ग्रह पर स्थित है सौरमंडल की सबसे बड़ा ज्वालामुखी? साथियों, तो आप यहाँ पर देखने पा रहे हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वह किस ग्रह पर है। तो सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखेंगे साथियों कि किस ग्रह पर है वह, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी और डी शुक्र। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें टिक लगाना है आपको। बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो इसमें आप साथियों टिक लगाएंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों कि कौन सा इसका आंसर है। मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी और शुक्र में से कौन सा सही है, जल्दी से आप लोग टिक लगाएं। चलिए अब मैं इसके आंसर को बताता हूँ साथियों। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ए, मंगल पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित कहाँ पे है? तो मंगल पे है साथियों। चलिए हम सब अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर, देखिए रहा कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो साथियों इसमें 4 ऑप्शन है। ए है 22 दिसंबर, बी है 23 मार्च, सी है 21 जून और डी है 21 मार्च। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 22 दिसंबर, 23 मार्च, 21 जून, 21 मार्च। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से इसका भी आंसर बताएं आप सब हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भी साथी हैं, अपने पास पेज निकाल लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे और नंबरिंग करके टिक लगाते जाएंगे। मैं जब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं जब ऑप्शन बोल रहा हूँ, तो उसी समय मैं जब आंसर बताने में मैं थोड़ा सा देरी करता हूँ, तो तब तक आप लोग आंसर अपने कॉपी पे, अपने पेज पे लिख लिया करें और मैं जब आंसर बताऊँगा तो इससे आपका सही या गलत का आप अपना आकलन भी करने पाएंगे। तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 22 दिसंबर, 23 मार्च, 21 जून, 21 मार्च। साथियों इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं अब बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी, 21 जून। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून को। याद रखेंगे आप लोग। आप जानते हैं गर्मी का मौसम मई जून गर्मी का मौसम है, तो 21 जून आपको याद रखना है, इस कभी भूलना नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, ये रहा कि वियुति किसे कहते हैं? वियुति की स्थिति कब होती है? वियुति मतलब अपोजिशन। युति के बारे में पिछले सेशन में युति के बारे में क्वेश्चन पूछा था मैं। इस सेशन में हम वियुति को भी शामिल कर लिए हैं, जिससे कि बच्चों को युति वियुति दोनों के बारे में याद हो जाए, जो दोनों सेशन को देखेंगे। युति अपोजिशन की स्थिति कब होती है? ए ऑप्शन है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बी ऑप्शन है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सी ऑप्शन है
जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। और डी ऑप्शन है साथियों नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से सही टिक आपको लगाना है। कभी कभी हमें यह भी देखना होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है ऑप्शन को चूज करने में कि इनमें से कौन बिल्कुल गलत लग रहा है। जो गलत लग रहा होगा उसको हम कट कर देंगे सीधे। साथियों आप इन तीनों ऑप्शन में से देखिए, सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो ए ऑप्शन साथियों गलत लग रहा है, और गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि बीच में सूर्य आ जाता है। बीच में सूर्य आता है क्या? बीच में सूर्य आता है क्या? नहीं, यह गलत हो जाएगा। समझ गए? तो 3 ऑप्शन बचे। एक नॉन ऑफ दिस भी नीचे है, डी। ए है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो साथियों ब्यूटी की स्थिति कही जा रही है, तो ब्यूटी की स्थिति जो होगी साथियों, ऑपोजिशन की स्थिति जो होगी आपकी, ये जो है साथियों आपका कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। क्योंकि ब्यूटी की स्थिति पहले समझना है कि चंद्र ग्रहण के समय होता है। युति की स्थिति सूर्य ग्रहण की स्थिति है, और ब्यूटी की स्थिति क्या है? तो चंद्र ग्रहण की स्थिति है। तो चंद्र ग्रहण तो तब होगा ना साथियों कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचने पाएगा, बीच में कोई आ जाएगा। तो बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। इसीलिए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ब्यूटी की स्थिति कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा साथियों। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। 2 देशांतर, 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो साथियों पहला ए ऑप्शन है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है 111.32 किलोमीटर। बी ऑप्शन है 111.13 किलोमीटर। सी ऑप्शन है 111.40 किलोमीटर। और डी ऑप्शन है साथियों 111.35 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। क्या होती है साथियों? जल्दी से इसके आंसर को बताएं आप सब। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जिन्हें याद होगा वो तुरंत इसके आंसर को बता देंगे फटाक से, एकदम कोई देरी नहीं लगाते हुए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है साथियों, इसलिए इसका इसमें आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए 111.32 किलोमीटर होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 111.32 किलोमीटर होता है। और अक्षांश रेखाओं का पूछेगा तो आपका बी ऑप्शन हो जाता, 111.13 किलोमीटर हम लगाते टिक। क्योंकि आप ऐसे भी याद करने के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि याद कैसे करें। देखिए साथियों 111.32 देशांतर, देशांतर बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है तो 32 ऐसे आप ऐड करके याद कर लेंगे। और अक्षांश में क्या है साथियों? तो अक्षांश बोलने में कम समय लगता है, इसलिए 111.13 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछेगा तो 111.13 किलोमीटर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछेगा तो 111.32 किलोमीटर। साथियों एक और क्वेश्चन यहाँ से समझ जाइए कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं साथियों? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गोरे कहा जाता है साथियों। चलिए आप एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन को भी याद करते चल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों है, बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ कहते हैं, इसमें ए ऑप्शन है धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले बड़े गुंबदाकार लावा का जमाव को कहते हैं। बी ऑप्शन है धरातल के नीचे ऊपरी भाग में गोलाकार गुंबद नुमा लावा का जमाव। सी ऑप्शन है साथियों धरातल के नीचे गुंबदाकार छतरी नुमा लावा का जमाव। और डी ऑप्शन है साथियों धरातल के नीचे लहरदार आकृति में लावा मैग्मा का जमाव। ये 4 ऑप्शन है और नीचे चारों ग्राफ भी दिए गए हैं साथियों, जिसमें पहला ग्राफ जो देख रहे हैं आप, ये पहला ग्राफ साथियों आपको पहले ऑप्शन को इंडिकेट कर रहा है कि इस आकृति का होता है क्या। आकृति भी दी गई है, नीचे आकृति भी बनाया हुआ है, तो आपको चूज करना है
कि कौन सी बैथोलिथ क्या होता है। देखिए साथियों, बैथोलिथ आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जब ज्वालामुखी इरप्शन होते हैं तो धरातल के अंदर भी अनेक तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और बाहर भी, बाहर तो लावा मैग्मा इत्यादि का स्राव होता है ना, विस्फोट होता है, ये पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है ठंडा होने के बाद। लेकिन धरातल के अंदर भी ज्वालामुखी अंदर ही जब विस्फोट होता है तो वह बाहर जब निकलने नहीं पाता तो अंदर ही अंदर अनेक प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेता है। उन्हीं आकृतियों का नाम जो है अलग अलग होता है। उसी में आपको यह क्वेश्चन बताना है साथियों। तो कुल 7 प्रकार की आकृतियां बनती है धरातल के अंदर ज्वालामुखी उद्गार के समय। 7 प्रकार की आकृतियां अंदर बनती हैं, बाहर तो आप जानते ही हैं कि विस्फोट हुआ, लावा मैग्मा इत्यादि बाहर आए। तो बैथोलिथ कहते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले बड़े गुंबदाकार लावा का जमाव को कहते हैं क्या। बी ऑप्शन है धरातल के नीचे ऊपरी भाग में गोलाकार गुंबद नुमा लावा का जमाव। सी ऑप्शन है धरातल के नीचे गुंबदाकार छतरी नुमा लावा का जमाव। ये छतरी नुमा लावा का जमाव देख रहे हैं ना आप क्वेश्चन में, ये छतरी नुमा। ए बड़े गुंबदाकार लावा का जमाव दिख रहे हैं आप, है ना। ए गोलाकार गुंबद लावा का जमाव देख रहे हैं सेकंड। थर्ड देख रहे हैं आप छतरी नुमा और गुंबदाकार लावा का जमाव। और आप डी देख रही हैं साथियों, जो लहरदार आकृति में लावा मैग्मा का जमाव। थ्योरी सेशन में सब चीज़ों को पढ़ाया हूँ साथियों। थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बताएं साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ। तो बैथोलिथ जो होता है साथियों, बैथोलिथ आपका जो ये देख रहे हैं आप, ये जो बड़ा लावा मैग्मा का जमाव है धरातल के अंदर, यही होता है साथियों। इसलिए कौन आपका आंसर हो जाएगा साथियों, आप देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा साथियों कि बैथोलिथ कहते हैं। तो बैथोलिथ में साथियों आपका आंसर हो जाएगा ए, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले बड़े गुंबदाकार लावा का जमाव। ये जो आप चिन्ह देखे, ये आपका बैथोलिथ का है साथियों। ये बैथोलिथ का चिन्ह है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बैथोलिथ का जमाव। समझ गए साथियों। तो याद रखेंगे आप इसी तरह से, इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, है ना। एक पहला बैथोलिथ को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा आपका जो है किसको इंडिकेट कर रहा है साथियों, तो दूसरा आपका स्टॉक का एग्जाम्पल है ना। ऊपरी भाग में गोलाकार गुंबदाकार जैसा लावा का जमा होगा, इसे स्टॉक कहा जाता है। और जो ये छतरी नुमा है साथियों, छतरी नुमा लावा का जमाव जो है धरातल के नीचे, इसे कहते हैं साथियों, इसका नाम क्या है, तो लैकोलिथ है साथियों। क्या है, लैकोलिथ। और डी जो ऑप्शन दिख रहा है साथियों, आपका जो फिगर दिख रहा है कि धरातल के नीचे लहरदार आकृति में लावा मैग्मा का जमाव। तो लहरदार आकृति में यदि लावा मैग्मा का जमाव हो जाएगा साथियों, तो उसे कहा जाता है फैकोलिथ। क्या बोलते हैं साथियों, उसे फैकोलिथ कहा जाता है। समझ गए। और कुछ मैं नाम बता दूंगा आपको, कुछ और नाम होते हैं साथियों। जैसे आप देखोगे एक डाइक होता है, क्या होता है साथियों, एक डाइक भी होता है। तो जो डाइक होता है साथियों, तो डाइक के बारे में आप जब देखो कि डाइक किस तरह का होता है, डाइक साथियों ऐसे आपका लंबवत होता है, इस आकृति में लंबवत हो जाता है जमाव लावा का। इसमें लावा का जमाव अगर इस आकृति में हो जाए लंबवत, तो इसे कहते हैं साथियों डाइक। एक सील होता है साथियों, क्या होता है, एक सील भी होता है, जिसे आप देखोगे एक सील कहते हैं, सील भी एक आकृति बनती है धरातल के अंदर। तो सील कहते हैं साथियों, जैसे मान लो आप कि यही आकृति साथियों सील की होती है, यही आकृति सील की होती है। कि ये सील जो होता है साथियों, सील का मतलब होता है कि समानांतर परतों के तरह ही यह जम जाता है। देख रहे हैं, समानांतर परतों की तरह यह जमा हुआ इस तरीके से। तो समानांतर परतों की तरह यदि जमा हो जाएगा तो इसे कहा जाता है साथियों, क्या कहेंगे, इसे सील कहेंगे। डाइक लंबवत हो जाएगा। और एक होता है साथियों आपका लैपोलिथ, लैपोलिथ। तो लैपोलिथ जो होता है साथियों आपका, लैपोलिथ तस्तरी नुमा जमा हो जाता है, बस केवल उसमें ज़्यादा नीचे लंबा नहीं होने पाता है, वो बस तस्तरी नुमा इस आकृति का हो जाता है साथियों। तो इसे कहा जाता है लैपोलिथ कहते हैं। तो आपकी एक आकृति किस तरह के हो गए, फिर से देख लीजिए। बैथोलिथ क्या होगा साथियों, बैथोलिथ हो गया आपका। ये हो गया साथियों आपका स्टॉक हो गया सेकंड। थर्ड हो गया आपका साथियों, मैप जो इंडिकेट कर रहा है यह लैकोलिथ को है, लैकोलिथ को। और जो आपका ये साथियों है आपका फोर्थ जो फिगर है, ये है साथियों आपका जो है
लहरदार आकृति में है। कैसा है? लहरदार आकृति में है साथियों। और आपका जो है साथियों पांचवा, तो लहरदार आकृति वाले को क्या बोलते हैं साथियों? फैकोलिथ कहते हैं। और जो पांचवा फिगर है साथियों आपका यह, तो ये आप देख रहे हैं समानांतर, इसे सील कहा जाता है, समानांतर परतों के रूप में जम जाता है लावा। और छठा देख रहे हैं साथियों आप, जो डाइक है, जो लंबवत दरार के रूप में जम जाता है। और जो आपका सातवां जो फिगर देख रहे हैं साथियों आप स्क्रीन पे, यह आपका लैपोलिथ है, जो तस्तरी नुमा जम जाता है साथियों। और जो ये स्टॉक है ना, स्टॉक ये बैथोलिथ का ही एक छोटा सा भाग होता है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन और वैज्ञानिक व्याख्या किन दो लोगों ने किया था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का प्रतिपादन और वैज्ञानिक व्याख्या किन दो लोगों ने किया था साथियों? तो पहला ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन साथियों क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कि क्रमशः हैरी हेंस और WH मॉर्गन ने। बी कहता है साथियों क्रमशः प्रोफेसर फ्रेड होयल और स्टीफन हॉकिंस ने। सी कहता है साथियों कि क्रमशः जिन्स और जेफ्रीज ने। और डी कहता है साथियों चैम्बरलिन और मोल्टन ने। चैम्बरलिन और मोल्टन ने साथियों किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया और वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अर्थ क्रस्ट इज ए फॉर्मेशन ऑफ 7 प्लेट एंड सम माइनर प्लेट। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वह 7 प्लेट और कुछ अन्य प्लेटों से मिल करके बना हुआ है साथियों। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएं। तो चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूं साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका छठा क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा साथियों। हैरी हेंस प्रतिपादक थे और WJ मॉर्गन जो थे ये वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले थे साथियों। इसे याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि, पाक स्ट्रीट किन दो कंट्रीज के बीच में सिचुएटेड है साथियों? तो पाक जल संधि जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है साथियों? ये आपको आंसर बताना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चीन ताइवान, दूसरा ऑप्शन है साथियों जापान और उत्तरी कोरिया, सी ऑप्शन है साथियों पाकिस्तान और यमन, और डी ऑप्शन है साथियों भारत और श्रीलंका। जल्दी से इसके आंसर को बताएं कि पाक जल संधि स्थित है। पाक जल संधि स्थित है साथियों, चलिए मैं अब बताता हूं। पाक जल संधि है साथियों भारत और श्रीलंका के बीच में है साथियों। एक कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि पाक है तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, नहीं, यहाँ पर पाक जल संधि मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है साथियों, है ना। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी इन्हीं दो देशों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन लेयर क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, बरही मंडल में। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। छोटा प्रश्न है, जल्दी आंसर आप लोग दें कि ओजोन परत पाया जाता है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, बरही मंडल में। चलिए साथियों, जो ओजोन परत होता है साथियों, जो सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकता है ना, इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो ओजोन परत है साथियों कहाँ पाया जाता है? यह समताप मंडल में पाया जाता है साथियों। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। समझ गए? चलिए 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पे देखिए रहा साथियों कि अटलांटिक महासागर में चक्रवात को कहते हैं। अटलांटिक महासागर में चक्रवात को कहते हैं साथियों। 5 महासागर हैं आप जानते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। साथियों ये 5 महासागर हैं। तो ये आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर में चक्रवात को कहते हैं, नाम अलग है, इन्हीं नाम को चूज करना है साथियों कि अटलांटिक महासागर में चक्रवात को कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है साथियों, यही आपको टिक लगाना है कि अटलांटिक महासागर में चक्रवात को क्या कहते हैं। चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूं साथियों कि अटलांटिक महासागर में चक्रवात को क्या कहा जाता है। तो हरिकेन, बी ऑप्शन हो जाएगा साथियों कि अटलांटिक महासागर में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है।
क्या कहते हैं साथियों? हरिकेन कहा जाता है, याद रखिएगा आप। क्या कहते हैं साथियों? हरिकेन कहा जाता है। और जगह पर मैं आपको बता दूं कि अटलांटिक महासागर में साथियों, हाँ, अटलांटिक महासागर में क्या कहा जाता है साथियों? तो क्या बोलते हैं चक्रवात को? हरिकेन कहते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? हरिकेन कहा जाता है। तो चलिए, ये आपका आंसर रहा, हरिकेन, याद कर लेंगे। हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक महासागर में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में साथियों जो चक्रवात है उसे टार्नेडो कहते हैं, टार्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में विली विलीज कहते हैं। और पश्चिम व दक्षिणी प्रशांत में साथियों टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी व दक्षिणी प्रशांत में साथियों टाइफून कहा जाता है चक्रवात को, है ना। इस नाम को भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे साथियों, समझ गए। और आज का अंतिम प्रश्न अगला प्रश्न साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा कि गर्म एवं शुष्क पवन कौन नहीं है? गर्म एवं शुष्क पवन कौन नहीं है साथियों? आज 12 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। गर्म एवं शुष्क पवन कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है साथियों सिराको, दूसरा ऑप्शन है नार्वेस्टर, सी ऑप्शन है लू, और डी ऑप्शन है साथियों मिस्ट्रल। नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे कि नहीं है। क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद समझ करके आंसर देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर देंगे। ये फार्मूला अपनाना है। गर्म एवं शुष्क पवन नहीं है। थ्योरी सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। चलिए साथियों, मैं अब इसके आंसर को बताता हूं कि गर्म एवं शुष्क पवन कौन नहीं है साथियों। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो मिस्ट्रल है साथियों, मिस्ट्रल आपकी ठंडी पवन है। बाकी सब इसमें गर्म एवं शुष्क पवन है साथियों, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा मिस्ट्रल, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सामने साथियों कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है साथियों। तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसमें सारे मीठे पानी की झील हैं साथियों। ए सुपीरियर झील ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन ईरी झील है, सी ऑप्शन ह्यूरन झील है, और डी ऑप्शन मिशिगन झील है साथियों। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील को चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर को बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सुपीरियर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। समझ गए साथियों? चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न साथियों हमारे स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। तो 12वां प्रश्न है साथियों, कंपोज उष्ण घास का मैदान पाया जाता है। कंपोज उष्ण घास का मैदान पाया जाता है साथियों। तो कहाँ पाया जाता है साथियों? ए ऑप्शन है हंगरी में पाया जाता है क्या? बी ऑप्शन है मलेशिया में पाया जाता है क्या? सी ऑप्शन है ब्राजील में पाया जाता है क्या? और डी ऑप्शन है श्रीलंका में पाया जाता है क्या? ये 4 ऑप्शन है साथियों। कंपोज उष्ण घास का मैदान पाया जाता है हंगरी, मलेशिया, ब्राजील और श्रीलंका। कहाँ पे पाया जाता है साथियों? तो चलिए इसके आंसर को आप लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लिए होंगे। कुछ लोग इंतजार में होंगे कि जल्दी से सर इसका आंसर बताएं। तो साथियों कंपोज जो घास का मैदान है वह पाया जाता है आपका साथियों ब्राजील में पाया जाता है। कंपोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है साथियों? कंपोज घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है साथियों। ये आप याद रखेंगे। और यह एक उष्ण घास का मैदान है साथियों। उष्ण घास का मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान 2 तरीके के होते हैं। जो विषुवतरेखीय क्षेत्रों के करीब होते हैं उन्हें उष्ण घास का मैदान कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। और जो विषुवत रेखा से दूर होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं साथियों, कर्क और मकर रेखा के भी ऊपर होते हैं, उन्हें कहा जाता है साथियों शीतोष्ण घास का मैदान साथियों। तो जैसे कुछ और घास के मैदान में आपको बता दूं कि जो साथियों जो प्यारी होता है साथियों शीतोष्ण घास का मैदान है जो यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान है एक, ये भी शीतोष्ण है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। एक वेल्ड घास का मैदान है साथियों, ये भी शीतोष्ण है जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। एक स्टेपी तुल्य जो घास का मैदान है ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण घास का मैदान है साथियों। स्टेपी तुल्य जो साइबेरिया और मंचूरिया में पाया जाता है साथियों, साथ साथ यूरोप में भी। और डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है साथियों? तो डाउन्स भी शीतोष्ण घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लानोस
घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है जो वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है साथियों। तो वेनेजुएला और कोलंबिया साउथ अफ्रीका में है साथियों। सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन की बेसिन में पाया जाता है साथियों सेल्वास। कंपोस आप ब्राजील जानते ही हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? यह भी उष्ण है साथियों, जो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक पुस्टाज घास का मैदान है जो हंगरी में पाया जाता है, पुस्टाज। एक कैंटबरी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एक पटाना घास का मैदान है जो श्रीलंका में पाया जाता है। एक पैडंग घास का मैदान है जो मलेशिया में पाया जाता है साथियों। तो इतने घास के मैदान को भी आप याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर दिए जाते हैं साथियों। तो ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा साथियों। आपके कितने नंबर आए, कितने अंक आए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। नमस्कार, जय हिंद।